What's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shubham Dwivedi and you are watching Economics Easy है। चैप्टर नंबर 20 ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया की कड़ी को आज हम आगे बढ़ाएंगे और अपने पास दो सेशन हम इसके ले चुके हैं जिसमें हमने अपने पास ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ लिया था और कोविड 19 से क्या इम्पैक्ट पड़ा था हमारे सोसाइटी के ऊपर, उसके बारे में हमने यहाँ पर चीज़ें पढ़ ली थी। आज की क्लास में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको हम निपटाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि आज मैं ये चार टॉपिक निपटा दूं अपने पास, एक जेंडर इशू का, एक पॉवर्टी एस्टिमेट्स का, एक प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ का और डेमोग्राफिक्स का। अब आप कहोगे सर चार टॉपिक एक क्लास में? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं वैसे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अपने पास स्टार्ट करेंगे जेंडर इशू को लेकर। पहले मैं थोड़ा सा आपका बेस बना देता हूँ। देखो, अभी हमने जो पिछली दो क्लासें ली उसमें हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, ये कौन निकालता है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, और कोविड 19 पर एचडीआई पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, देखो हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा इंडेक्स होता है, ये कह सकते हो कि एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो हमें ये बताता है कि अगर हम एक मानव विकास की बात करें तो आज की डेट में हमारे यहाँ पर हर साल मानव में कितना विकास हो रहा है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के मामले में हो, चाहे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में हो, चाहे पॉवर्टी लाइन के मामले में हो, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो हेल्थ केयर फैसिलिटी के मामले में हो। यानी हम एक इंसान के ओवरऑल ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव जितने भी होते हैं, हम उनका मेजरमेंट करके एक वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू को हम अपने पास नाम देते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बोलो क्लियर है एचडीआई क्या होता है? पॉइंट नंबर 2, एचडीआई को जो निकाला जाता है वो हर साल निकाला जाता है। और कौन निकालता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इस सेंसस को कंडक्ट करती है। अभी 2021 के अंदर जो भारत की रैंक है वो 131 रैंक आई है आउट ऑफ 189 नेशंस, जो अपने आप में एक अच्छी रैंक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमें अराउंड टॉप 10 के अंदर होना चाहिए। चलो टॉप 50 के अंदर भी हो जाएंगे तो चलो अच्छी बात होगी, बट अभी हम बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। जबकि हमारी नेबरिंग कंट्री जो श्रीलंका है वो हमसे काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म करे, चाइना हमसे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी है। तो ऐसे में हमें अपने यहाँ पर क्या करना चाहिए? ह्यूमन राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहिए, लोगों को एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी, प्राइमरी एजुकेशन, इस टाइप की जो सुविधाएं होती हैं जिसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो तब अच्छा आता है जब वो अपनी कंट्री के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 गोल को पूरी तरीके से काम करने के लिए इच्छुक होता है, तब ये सारी चीजें होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने पास जेंडर इशू को लेकर। देखिए जेंडर इशू इंडिया में अभी, क्योंकि देखो हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हम ओवरऑल की बात अभी नहीं करेंगे, हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात करेंगे। ठीक है, देखो जेंडर इशू आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा इशू है। जेंडर इशू मतलब क्या हुआ? मेल्स और फीमेल्स को लेकर। आज की डेट में अगर हम इंडिया में बात करें तो बहुत सी ऐसी सोसाइटीज हैं जहां आज भी कहा जाता है कि जो गर्ल्स हैं वो काफी पीछे रहती हैं और बॉयज काफी आगे रहते हैं। मतलब ये उनकी सोच बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि रियलिटी यही है, मैं उनकी सोच बता रहा हूं कि उनकी सोच कुछ इस तरह की है। अगर इस टाइप का जेंडर इशू पाया जाएगा या डिस्क्रिमिनेशन पाया जाएगा लड़का और लड़की के बीच में, तो डेफिनेटली ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी कहीं ना कहीं काम करेगा। दोस्तों अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, आज अगर आप इंजीनियरिंग की क्लासेस में अगर आप जाएं तो आप देखेंगे वहां पर अगर 100 स्टूडेंट्स एक क्लास में, तो आप मान के चलो कि 80 स्टूडेंट्स उसके अंदर सिर्फ बॉयज होंगे और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स होंगी जो कि गर्ल्स होंगी। कहो उससे भी कम हो, मतलब आप देख सकते हैं जो रेशियो है वो काफी ज्यादा कम है। अब जैसे बीएड प्रोग्राम की बात करते हैं, बीएड प्रोग्राम में क्या होता है? गर्ल्स ज्यादा होती हैं, बॉयज कम होते हैं। बट बीएड या कुछ सिलेक्टिव एरियाज है जहां पर गर्ल्स का रेशियो ज्यादा है, बाकी हर जगह गर्ल्स का रेशियो आपको देखने के लिए कम ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि गर्ल्स के एजुकेशन के ऊपर हमें ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहिए क्योंकि लड़कियां पराया धन है। मतलब मैं लोगों की सोच के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इस टाइप की जो सोच है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी जो इंडिया में चलती है, वो काफी ज्यादा जो है आज की डेट में हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन अब तो फिर भी लोगों की सोच है वो काफी सुधर गई है, काफी अच्छी हो गई है। बट फिर भी अभी अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे ना तो अभी भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी ये कमियां यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है, जिसको गवर्नमेंट हमेशा दूर करने की कोशिश करती है। आपने देखा गवर्नमेंट ने एक प्लान चलाया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना? अब ये क्या मतलब है इसका? बेटी बचाओ, बेटी बचाओ का मतलब है कि बेटी को ऐसा ना करो कि अबॉर्शन करा के उसे पहले ही मार दो, पैदा होने से पहले ही मार दो। यानी बेटी को बचाओ और जब वो बचे तो उसे पढ़ाओ ताकि वो आपकी फैमिली को एक अच्छा सपोर्ट कर पाए। मेरी बात को समझो दोस्तों। आप लोगों को लग रहा है कि हाँ जो मैंने बोला वो सही बोला, लेकिन मुझे लगता है, देखो मैं अपना एंगल आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है ये स्लोगन एक नंबर का वाहियात स्लोगन है, एक नंबर का वाहियात स्लोगन। सर आप ऐसे क्यों बोलो, मतलब आप गर्ल्स की डिसरिस्पेक्ट करो? नहीं दोस्तों, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा गर्ल्स की, मैं ये कह रहा हूँ स्लोगन बनाया ही क्यों गया? आप जब जब ये बताओगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब तक आप ये बता रहे हो कि बेटी आज की डेट में काफी पीछे चल रही है। मेरी बात को आप समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ?
मतलब जब तक लोग ये कहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब तक लोगों को ऐसा प्रिटेंड होगा कि रियलिटी में बेटियों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। आप क्यों बोल रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं भी लिखा देखते हो कि यहाँ रिश्वत देना सख्त मना है, इसका मतलब आप समझ जाते हो अच्छा यहाँ पर रिश्वत भी दी जाती है। बस उसी एंगल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब जब हम ये बोलेंगे ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तब तक हम ये मान ही नहीं रहे कि बेटी आज की डेट में जो है वो काफी आगे चल रही है। हम आज भी मान रहे बेटी काफी पीछे चल रही है और लोगों के दिमाग में यही इमेज छप जाती है। ठीक है, तो इस टाइप का स्लोगन होना ही नहीं चाहिए आज की डेट में, क्योंकि आज के में जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उन्हें पता है कि आज के डेट में बेटियां बोझ नहीं है। अगर उन्हें पढ़ाओगे लिखाओगे और वो अच्छे लेवल पे जाएंगी तो भाई साहब वो दहेज देंगी नहीं बल्कि लेकर और आएंगी। लड़के वाले से डिमांड करेंगे भाई साहब मेरी क्वालिटी इतनी अच्छी है तो मुझे और दहेज दो। तो ये जेंडर इक्वालिटी जो है ना, ये आज की डेट में एग्जिस्ट करता है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी है वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जड़ से देख लेना। चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, जो जो मेन पॉइंट्स है हम उन पर ज्यादा फोकस करेंगे। देखो क्या लिखा है, इंडिया हैज अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। नो डाउट इंडिया के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, बट आज की डेट में सरकार इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। सरकारों में अगर आप देखते होगे तो जो गलियों में प्रधान नहीं होते, प्रधान के जैसे चुनाव होते हैं, चलो ये भी छोड़ो, निगम पार्षद के जो चुनाव होते हैं एमसीडी वगैरह के जैसे हमारे दिल्ली में होते हैं, तो उनमें जो सीट्स अलॉट की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लेडीज को अलॉट की जाती है, ताकि जो जेंडर बाइसनेस है हम उसको यहाँ पर दूर कर पाए। तो सरकार अपने लेवल पे क्या करती है, इस टाइप के कोटाज अलॉट कर देती है कि ये पर्टिकुलर सीट सिर्फ जेंडर मतलब लेडीज के लिए होगी, मतलब महिलाओं के लिए होगी। तो ऐसे में क्या होगा कि मेल और फीमेल के बीच का जो गैप है ना उसको यहाँ पर रिड्यूस करते हुए नजर आएंगे गवर्नमेंट। तो बिल्कुल इंडिया के अंदर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, और ये पाया क्या जाता है, ये एक सोशल फैक्टर बन चुका है, सोशल फैब्रिक बन चुका है। मतलब कि सोसाइटी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ लड़का लड़की जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। अब इस चीज को लेकर क्या बोला गया, देखो, द रिलायंस ऑन अ लीगल सिस्टम टू ऑफर जेंडर इक्वलिटी एंड जस्टिस हैज नॉट बीन बिल्ड अ टाइम डायमेंशन इन द डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस, फर्दर द डिपेंडेंसी ऑन स्कीम एंड प्रोग्राम विद इनएडिक्वेट कवरेज एंड आउटले इनसफिशिएंट एंड लीकेज इन द डिलीवरी मैकेनिज्म। पहले मैं इतने पॉइंट को समझा दूं। ये पॉइंट ये बोलता है कि जिस तरह से हम अपने यहाँ पर देख रहे हैं कि जेंडर जो इनइक्वालिटी बढ़ती आ रही है, तो ऐसे में हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरीके के बनाए जाने चाहिए ताकि जेंडर इक्वलिटी बनी रहे, जस्टिस बनी रहे, और हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है गर्ल्स को देनी चाहिए जिससे कि वो मेल के बराबर खड़ी हो पाए। तभी आपने एक चीज नोटिस किया, कई सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जैसे मैरी कॉलेज हो गया, तो इस टाइप की जितने भी, या भारती कॉलेज, ये जितने भी नाम होते हैं ना कॉलेजों के, और अगर ये लेडीज से शुरू होते हैं तो आप 98% देख लेना वो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज होते हैं। क्यों सिर्फ गर्ल्स कॉलेज बनाए थे? क्योंकि ताकि जो गर्ल्स हैं जो उनको नहीं पढ़ाया जा रहा, लोग उनको पढ़ाने के लिए बाहर भेजें। जो लोगों के अंदर एक मानसिकता है ना कि बॉयज के साथ रहेंगी तो बिगड़ जाएंगी, या बॉयज इनके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत कर सकते हैं, तो सरकार ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल बनाए ताकि पर्टिकुलरली हम उन चीजों को प्रोटेक्ट कर पाए और उनकी पढ़ाई लिखाई में योगदान दे सके, और जेंडर जो इनइक्वालिटी है हम इसको यहाँ पर रिमूव कर सके। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इस पैराग्राफ के अंदर कि हमें अपने यहाँ पर जो चीजें हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो इस तरीके से डिलीवर करने चाहिए जिससे सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी खत्म हो और इक्वालिटी यहाँ पर बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आए। अब मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर कौन कौन सी चीजें जो है वो अपने पास अपने लेवल पे की है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा राइट फ्रॉम द वॉम विथ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट एंड अबॉर्शन टू फीमेल फर्टिलिटी। अब ये क्या मतलब है, कहा गया कि अगर जैसे ये गर्भ मतलब वॉम मतलब आप समझ रहे हो, गर्भ जिसे बोलते हैं जिसमें बच्चा पैदा होता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन, अब यहाँ पर बात चल रही है कि जो एबॉर्शन के रेट है, ठीक है, जो एबॉर्शन के रेट है हमें इनको रिड्यूस करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अभी ये डेट है 6 नवंबर 2021 की, ठीक है, 6 नवंबर 2021 की बात है। हिंदू आर्टिकल में एक आर्टिकल आया था, वो आर्टिकल ये था, एक मिनट, 6 नवंबर नहीं बल्कि 9 नवंबर की बात है, आई एम रियली सॉरी दोस्तों, 9 नवंबर 2021 में एक आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी जजमेंट पास की थी और उस जजमेंट में ये बताया था कि अगर कोई भी इस टाइप के अबॉर्शन के केसेस पाए जाते हैं, ठीक है, बिना किसी कोर्ट की मंजूरी के, तो ऐसे में हर उस व्यक्ति को जो ये काम में इन्वॉल्व होगा उसको बहुत सी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जिसमें मिनिमम सजा का जो प्रावधान है वो है 10 साल का, और अगर जरूरत पड़ी तो उस पर पेनल्टी और सजा दोनों की दोनों यहाँ पर ठोकी जा सकती है। यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो एबॉर्शन जैसे जो केसेस हैं, क्योंकि आप जेंडर इक्वलिटी की बात ना करके इनइक्वलिटी की बात कर रहे हो और एबॉर्शन जैसी चीज करा रहे हो, तो इन सब चीजों को यहाँ पर गवर्नमेंट ने साफ साफ मना किया है, और एबॉर्शन के लिए इन्होंने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई। चलो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वो केसेस है। जैसे बहुत से रेप केसेस होते हैं जहां पर जो फीमेल्स है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ऐसे केस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि अगर वुमेन पूरी तरह से सेटिस्फाई है, वो खुद चाहती है
है कि उस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, इन दैट केस वो अबॉर्शन यहाँ पर करा सकती है। फिर वो ये नहीं होगा कि लड़का है लड़की, अबॉर्शन उसको कराना है तो मतलब कराना है, कोर्ट उसका साथ देगी पूरा। दूसरा केस आता है जहां पर क्या होता है कि आप जो फीमेल है वो उसकी जान को खतरा होता है कि डिलीवरी के टाइम पर उसकी जान को मैक्सिमम खतरा है कि और चांसेस भी बहुत कम है, तो ऐसे केस में जो है अबॉर्शन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर कोर्ट को लगता है कि अबॉर्शन नेसेसरी है, वहां तो आप करा सकते हो, बट उसके अलावा इन चीज़ों को आप नहीं करा सकते हो। अब इससे क्या हुआ कि जो जेंडर इशू है वो कुछ ना कुछ लेवल पे कम होता हुआ हमको नजर आ रहा है। दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफर टू गर्ल्स चाइल्ड। हमने एक चीज़ और नोटिस की कि जब एक घर में एक लड़का और लड़की होता है, ये मैं उन घरों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे रियलिटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, तो वहां पे एक सर्वे के द्वारा ये पाया गया कि जो गर्ल्स को जो खाना दिया जा रहा है वो कम न्यूट्रिशन वाला है और जो बॉयज को खाना ऑफर किया जा रहा है वो ज्यादा न्यूट्रिशन वाला है। ये गर्ल्स की जो प्रॉपर एक डाइट होनी चाहिए जिससे आपका उनका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उनको वो प्रॉपर डाइट नहीं मिली है, प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको नहीं मिला है और उसमें भी भेदभाव देखने के लिए मिल रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही मतलब सोचने और समझने वाली बात है कि इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए। द लेंथ एंड द टाइप ऑफ स्कूलिंग द गर्ल चाइल्ड अवेल वाइस वर्सा हर मेल सिबलिंग। क्या बोल रहे हैं कि हमने ऐसा देखा कि गर्ल्स जो है उनके अंदर जो मेल सिबलिंग्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें अपने पास एक मैं एग्जांपल देता हूँ, गर्ल्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर है चाहे वो हाइट हो चाहे वो वेट हो वो डिफरेंट होता है बॉयज के स्ट्रक्चर से, तो डेफिनेटली जो बॉयज की डाइट है वो अलग होगी और जो गर्ल्स की डाइट है वो अलग होगी। लेकिन यहाँ पर ये गैप देखने के लिए हमें प्रॉपर मिलता है कि गर्ल्स के साथ वो चीज़ें नहीं की जाती जो उनके साथ होनी चाहिए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रॉपर डाइट मिलनी चाहिए जो उनको नहीं मिल पाती, जबकि उनके जो मेल सिबलिंग्स होते हैं, सिबलिंग मतलब जो कि मेल भाई होते हैं, उनको वो सारी की सारी सुविधाएं मिलती हैं जो कि गर्ल्स को नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, मैंने तो कभी बचपन में ना सीरियल्स वगैरह जैसे देखा जाता था तो मैं उसमें देखता भी था कि कुछ सीरियल्स ऐसे आते थे जिसमें ऐसी चीज दिखाई जाती थी कि जैसे गर्ल्स ने ये बोला, एक भाई बहन है तो लड़की ने बोला कि मम्मी चलो बाहर चल के ना कुछ खाते पीते हैं, तो मम्मी ने कहा नहीं बेटा तो, तुम घर पे रहो, मैं और बेटा मतलब जो उसका भाई है हम दोनों बाहर जा रहे हैं और खा के आएंगे और तुम्हारे लिए अगर होगा तो पैक करा के लाएंगे, लेकिन तुम बाहर मत निकलो। मतलब इस टाइप की जो चीजें होती हैं आपने भी कहीं ना कहीं ऐसा देखा होगा मूवीज में या सीरियल्स में, तो आप समझ गए हो कि यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पाया जा रहा है। इसके बाद है इनएडिक्वेट और लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हायर एजुकेशन। अब जैसे गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स को ज्यादा माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते। दोस्तों ये अपने ऊपर मत लेना, मैं उन माँ बाप की बात कर रहा हूँ जो ऐसी सोच रखते हैं, उनको क्या लगता है गर्ल्स को सिर्फ 12th पास आउट करा दो, ग्रेजुएशन ओपन से करा दो, बस बात खत्म है, कोई प्रोफेशनल कोर्स कराने की जरूरत नहीं, कोई महंगा काम कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली शादी करने के बाद ये तो दूसरे घर चली जाएगी। इस सोच की जो प्रकृति के लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। तो देखा गया कि हायर एजुकेशन लेवल पे जो गर्ल 8th क्लास में इनरोल है 12th क्लास में उसका एनरोलमेंट रेशियो कम हो जाता है। यानी कुछ गर्ल्स ऐसी जो सिर्फ 5th क्लास पास आउट करके छोड़ देते हैं स्कूल, कुछ 8th क्लास पास आउट करने के बाद छोड़ देते हैं, कुछ 10th कुछ 12th, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हर स्टेप के ऊपर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन इन अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज पेड। अब जैसे वेज पेड की बात करता हूँ, इसका लेटेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा मनरेगा का। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब ये मनरेगा प्रोग्राम के अंदर क्या था कि हम 100 दिन का मिनिमम रोजगार जो है हर किसी को देंगे, बट पता है क्या हुआ, रियलिटी के अंदर हुआ ये कि जब ये प्रोग्राम चलाया गया तो इसमें जो मैन और वुमेन्स है, तो मेंस को वेजेस दी जाती थी 300 रुपीज और वुमेन्स को दी जाती थी यहाँ पर 150 रुपीज। अब यहाँ पर ये बात उठती है, दोनों की टाइमिंग सेम है, दोनों की डेजिग्नेशन सेम है, दोनों का काम करने का तरीका सेम है, तो ये यहाँ पर वेजेस का डिफरेंस क्यों, वुमेन्स को कम वेजेस क्यों और मेंस को ज्यादा वेजेस क्यों। तो यहाँ पर तर्क ये दिया गया कि जो वुमेन्स होती है वो फिजिकली फिट नहीं होती, इस वजह से वो काम ज्यादा नहीं कर पाती हैं। लेकिन जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट प्रॉपर निकल के आता है, जितना मेंस का आता है उतना ही वुमेन्स का आता है, बट स्टिल यहाँ पर वेज का डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है। दोस्तों आज के में प्राइवेट कंपनीज में तो ऐसा नहीं होता वेज का डिफरेंस, बट हाँ जो मजदूरी वाले चीजें होती है ना उनमें ये वेज डिफरेंस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो जेंडर इश्यूज है वो बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। और इनहेरिटेंस, अनइक्वल शेयर इन इनहेरिटेंस, मतलब हमारी वसीयत से, मतलब हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग सुनते आते हैं एक दिमाग में इमेज बन जाती है कि लड़कियां जो होती है वाकई नीचे दर्जे की होती है और लड़के ऊंचे दर्जे के होते हैं। मतलब इस टाइप की जो सोशल बिलीफ्स बन चुके हैं, इसके कारण हमारे यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इसको लीगल तरीके से, और कहते हैं ना कि एक लीगल तरीका है, मतलब कुछ लॉज ऐसे लेकर आए जिससे वुमेन्स को मेंस की बराबरी पर खड़ा किया जा सके, और कुछ इनडायरेक्ट तरीके गवर्नमेंट ने चलाए। इनडायरेक्ट तरीके क्या है, जैसे कई सारे कैंपेन्स वगैरह चलाए जाते हैं, आपने देखा होगा
कि जब एपीजे अब्दुल कलाम थे तो वो हमेशा क्या करते थे, गर्ल्स कॉलेज में जाना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ पे जो छोटी छोटी बच्चियां होती थी ना, उन बच्चों को वो इनकरेज करते थे कि बच्चे तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। ऐसा नहीं कि बॉयज के लिए नहीं करते थे, बट वो गर्ल्स पे ज्यादा फोकस करते थे। रीजन क्या था उनका फोकस करने का, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे देश की जो लड़कियां हैं वो भी बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि जिस तरह से हमारे लिए मेंस जरूरी है उसी तरीके से हमारे यहाँ की वुमेन्स और जो गर्ल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने इस बात को बखूबी निभाया और कई ऐसे प्रोग्राम्स उन्होंने चलाए जहां पर छोटी छोटी बच्चियों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उन्होंने उठाया, और कहीं ना कहीं ये दिखाया कि गर्ल्स हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि वो हमारे लिए एक इंसान है। जैसे एक लड़का हमारे लिए इंसान होता है, ठीक उसी तरह गर्ल्स भी हमारे लिए क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। बोलो क्लियर हुआ? तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन आउटकम्स को दूर करने के लिए लीगल तरीके अपनाती है, कुछ अपने पास सोशल इमिटेशंस वगैरह करती है, ये सारी चीजें करती है ताकि इन चीजों को हम यहाँ पर सही कर पाए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने पास प्राइवेसी ऑफ वुमेन्स को लेकर। अब जैसे प्राइवेसी ऑफ वुमेन्स को लेकर बात की गई, तो यहाँ पर प्राइवेसी के नाम पर क्या है, जैसे कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमने सिर्फ वुमेन्स को दिए हैं, जो मेंस को नहीं दिए। अब जैसे आपने देखा होगा, कभी देखा आपने मैन हेल्पलाइन नंबर? सर कैसी बात कर रहे हो? हाँ दोस्तों, कभी कभी मुझे भी फील होता है मैन हेल्पलाइन नंबर भी होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, वो तो एक मजाक का पात्र है, लेकिन आपने देखा होगा वुमेन हेल्पलाइन नंबर जरूर होता है। ठीक है, वुमेन सेल डिपार्टमेंट्स होते हैं, वुमेन राइट डिपार्टमेंट वाले होते हैं। ये क्या करते हैं, बेसिकली जो वुमेन्स के लिए वॉयलेशंस हो रहे हैं, वुमेन्स का प्रताड़न किया जा रहा है, उनकी राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली वुमेन्स के लिए क्या बनाए, कुछ सेल्स बनाए गए हैं। तो डेफिनेटली ये सेल्स जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये वुमेन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। जो लोग इनको दबाने की कोशिश करते हैं ये उनके खिलाफ क्या करते हैं, सेफ्टी मेजर्स लेते हैं यहाँ पर। बोलो क्लियर है? तो ऐसे में क्या होगा कि वुमेन्स का जो एम्पावरमेंट है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। बोलो क्लियर है? ये सर डेफिनेटली क्लियर है। तो बस आपको जेंडर इशू को लेकर इतनी चीजें करनी है, बाकी आप देखो लाइन टू लाइन पढ़ना चाहो तो बात अलग। देखो हर राइटर का अपना एक प्रोस्पेक्टिव होता है, तो हमें टॉपिक से मतलब है, राइटर के प्रोस्पेक्टिव से उतना मतलब नहीं है। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेन मुद्दा था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अब बात करते हैं पॉवर्टी एस्टिमेट्स को लेकर, यानी गरीबी को लेकर। ठीक है, पॉवर्टी देखो, अब ये क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चल रहा है, तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, हर अलग अलग प्रोस्पेक्ट से चीजें पढ़ेंगे। अलग अलग प्रोस्पेक्ट का मतलब ये होता है, हम एजुकेशन की भी बात करेंगे, हम यहाँ जेंडर इनइक्वालिटी की भी बात करेंगे, यहाँ पर हम फीमेल्स के राइट्स के बारे में बात भी करेंगे, यहाँ पर हम एजुकेशन की बात करेंगे, फूड आर्टिकल्स को लेकर बात करेंगे, क्योंकि HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इन सभी का क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारा पॉवर्टी एस्टिमेट्स को लेकर। अच्छा, पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा हमारे जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे देश से गरीबी को खत्म करना है तो ऐसे में रूरल एरिया को डेवलप करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गांव का विकास हो जाएगा तो अपने आप जो हमारे यहाँ की जो गरीबी है उसको हम यहाँ पर दूर कर सकते हैं, क्योंकि शहर अपने आप में डेवलप्ड होते हैं लेकिन जो गांव होते हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, तो उनको डेवलप करना भी हमारी क्या है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखो गरीबी को दूर करना है तो देखो सबसे पहली बात है, लोगों को रोजगार दो। जितना ज़्यादा रोजगार, जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ही ज़्यादा जो है लोग एम्प्लॉयड होंगे, उतना ही उनके पास पैसा होगा, और जितना ज़्यादा पैसा होगा वो पॉवर्टी से उतनी ज़्यादा दूर होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। बोलो क्लियर है? चलो इसके कुछ आपको मैं चीजें पढ़ाता हूँ। देखिए लिखा हो, सिंस इंडिया कमेंस्ड अ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, जब से इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म की प्रोसेस को अपनाया तब से हमने देखा कि जो कंट्री है वो अपने पास पॉवर्टी एलिवेशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन को लेकर, वेज एम्प्लॉयमेंट को लेकर अपने पास चीजों को बढ़ाती हुई यहाँ पर नजर आती है। और ये ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए आपकी डिपेंडेंसी जो है वो कम होती हुई नजर आएगी। देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरा मालिक जो बोलेगा मुझे वही काम करना पड़ेगा, कल को हो सकता है मालिक मुझे निकाल दे और मैं सडनली क्या जाऊँ, अनएम्प्लॉयड हो जाऊँ। तो ऐसे में गवर्नमेंट हमेशा इनिशिएटिव उठाती है कि हर व्यक्ति का अपना खुद का रोजगार हो। जैसे अगर मैं मान लो मोमोज की दुकान खोल लूँ तो डेफिनेटली मोमोज की दुकान पर मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, उसका मालिक मैं ही हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। तो गवर्नमेंट कई टाइप के प्लान चलाती है जिनसे लोगों को स्वरोजगार मिल पाए, और अगर उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए दिक्कत हो रही है तो गवर्नमेंट कई टाइप के फाइनेंस भी प्रोवाइड कराती है, कई टाइप के कंसेशन रेट पे लोन्स वगैरह भी देती है, जिससे कि इन प्रॉब्लम्स को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। बोलो ये वाला पैराग्राफ आपको समझ आ गया? पॉवर्टी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कई सारे एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम चलाती है। अब जैसे प्लानिंग कमीशन की बात करें तो प्लानिंग कमीशन ने भी ऐसा एस्टिमेट किया कि पॉवर्टी के पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है खर्चा। यहाँ पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने भी ये बात को किया कि हर 5 साल पे पहली बार इन्होंने अपने पास डेटा को कलेक्ट किया, और इन्होंने डेटा में पाया कि हमारे यहाँ पर जो कहते हैं ना मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है।
पैसा नहीं है तो वो खर्चा कम करे, खर्चा कम करे तो इंडस्ट्रीज का माल बिक नहीं रहा, इंडस्ट्रीज का माल नहीं बिक रहा तो इंडस्ट्री प्रोडक्शन नहीं कर रही, प्रोडक्शन नहीं कर रही तो जो आउटलेट उन्होंने खोल रखी है, फैक्ट्री खोल रखी है, वो फैक्ट्रियां बंद हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है तो लोगों को निकाला है तो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, मतलब एक पूरी साइकिल होती है। तो जिसके चलते हमने देखा कि पॉवर्टी के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो कुछ सालों के अंदर, जैसे अगर हम 2011 से अपने पास डेटा को कंपेयर करें तो डेफिनेटली जो पॉवर्टी है वो धीरे धीरे क्या होती आ रही है, कम होती आ रही है। देखो यहाँ पर कुछ डेटा देखा, आपको डेटा याद करने की जरूरत है, बस आप इतना देख लो कि यहाँ टोटल पॉवर्टी पहले 37 थी जो घटकर 21% हो गई। रूरल एरियाज की बात करें तो 41 से घट के 25 हो गई, अर्बन एरिया की बात करें तो 25 से घटकर 13% हो गई। ये सारी चीजें जो है ये हमारे यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई अथॉरिटीज वगैरह हैं वो इन चीजों को निकालती है। आपको पता होगा कि पहले हमारे यहाँ पर प्लानिंग कमीशन काम करता था, बाद में इसको रिप्लेस करके हमने 2014 के अंदर क्या कर दिया था, नीति आयोग कर दिया था। ठीक है, नीति आयोग की एक बार दोबारा से मुझे फुल फॉर्म बता दो क्या होती है। ठीक है, बहुत अच्छे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो इनका डेफिनेटली रिप्लाई देंगे कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, NITI की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, आपको याद है हमने चैप्टर नंबर 2 या 3 में बहुत ज्यादा डिस्कस किया था प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग को लेकर। दोस्तों भूलते मत जाना, पीछे वाले चैप्टर भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने पास कि हमारे यहाँ पर अच्छा ये वाली जो चीज़ है ना दोस्तों, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं, पता है क्यों? क्योंकि ये सारा डेटा दे रखा है, स्टैटिक पोर्शन है आपका, और स्टैटिक पोर्शन आपको हमेशा लेटेस्ट याद करना होता है और वो भी ज्यादा नहीं याद करना पड़ता। ठीक है, तो इस वजह से मैं इस वाले पॉइंट को स्किप कर रहा हूँ। ये बस ये बता रहा है कि जैसे अगर हम पॉपुलेशन देखें तो 2006 से 2016 को कंपेयर किया गया, इतना तो हमें करने की जरूरत नहीं है, तो राइटर ने अलग से दे दिया, बाकी इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आप अपने मन में ये मतलब ना सर आप बहुत जल्दी भगा रहे हो, मैं भगा बिल्कुल नहीं, भगाना होता तो मैं 250-260 वीडियो इस एक बुक के लिए नहीं बनाता, मैं इसको 25-60 वीडियो के अंदर पूरा निपटा देता बुक को, ये तो बात कभी सोचना भी मत। ठीक है, चलो आओ इधर। अब हम बात करते हैं कोविड-19 में हमने पॉवर्टी से टैकल करने के लिए कौन कौन से रिलीफ पैकेज चलाए। दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी कोविड-19 में कई सारे लोगों की जॉब्स चली गई, बहुत सारे लोगों की, आप मान के चलो मोर देन 50-60% लोगों की जॉब चली गई। अब जब जॉब चलेगी तो उनके पास तो खाने के लिए खाना ही नहीं, मतलब पैसा ही नहीं तो खाएंगे क्या। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया, कई सारे प्रोग्राम चलाए। मुझे तो याद है, आपको भी याद है नहीं है, कि जितने सरकारी स्कूल थे वहां पर उन्होंने क्या किए थे, कैंप लगवाए थे। उस कैंप के अंदर क्या था, खाना बनता था और लोग वहां पे लाइन लगा के खड़े होते थे और उन्हें खाना दिया जाता था। इवन जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते थे उनको जो पैसा दिया जाता था वो पैसा उनके खाते में डाला गया जिससे वो अनाज वगैरह खरीद पाए। फ्री में अनाज बांटा गया राशन की दुकानों पे, जिनके पास राशन कार्ड है या आधार कार्ड भी है उनको वहां पर राशन भी मुहैया कराया गया। तो ये सब गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने पास प्लान किए थे जिससे हम उस समय में उस बढ़ती हुई गरीबी को क्या कर पाए, यहाँ पर टैकल कर पाए। ठीक है, चलिए अब हम यही सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं कोविड-19 रिलीफ पैकेज में क्या क्या हुआ था। ठीक है, देखिए कोविड-19 ने सीधे सीधे पहले आता है कि कोविड-19 ने, इस पैंडेमिक ने गरीबी को बहुत ज्यादा हिट किया, मतलब जितना हम सुधर पाए थे कुछ सालों के अंदर, दोबारा हम नीचे डाउनफॉल के अंदर चले गए। और यहाँ से हमने एक लेसन सीखा कि इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा पार्ट है पुअर और वीकर सेक्शन। अगर हमने इनको नहीं संभाल पाया तो हमारी सोसाइटी पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगी। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत प्लान चलाया था और एक पैकेज चलाया था जिसमें रिलीफ पैकेज चलाया गया था, जिसमें 1.70 लाख करोड़ रुपीस कॉन्ट्रीब्यूट किए गए थे। मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा, आप लोग भी हाईलाइट कर लेना। एक रिलीफ पैकेज चलाया गया था जिसमें 1.70 लाख करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट किए गए थे और इसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और याद रखना ये योजना बेसिकली कोविड-19 में बहुत ज्यादा फायदेमंद रही, क्योंकि इससे कई सारे गरीब लोगों को सीधे सीधे अकाउंट में पैसे यहाँ पर दिए गए और यहाँ पर इंश्योरेंस कवर भी दिएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये तो 1.70 लाख करोड़ का जो है ये पूरा एक प्लान का नाम है। ठीक है, क्या नाम है, प्रधानमंत्री गरीब किसान योजना। अब पढ़ते हैं क्या क्या होगा। गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस का कवर दिया 50 लाख पर हेल्थ वर्कर, मतलब जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको इंश्योर करवाया, और कल को अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उनको इंश्योरेंस कवर के तहत उनके घर वालों को इंडेमनीफाई मिल जाए, मतलब एक क्षतिपूर्ति के लिए कुछ राशि मिल जाएगी जिससे उनका सर्वाइवल अच्छे से हो पाएगा। दूसरा गवर्नमेंट ने क्या बोला, फ्री 5 kg वीट, और ये बात सच है बिल्कुल, मैं खुद भी इस बात से एग्री करता हूँ कि 5 किलो गेहूं पर व्यक्ति के हिसाब से, पर व्यक्ति पर महीना, ये एक महीने की बता रहा हूँ। अच्छा मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 5 kg ये आपका पर पर्सन है और ये आपका पर मंथ है, पर पर्सन पर मंथ। मेरे घर में मान लो 4 मेंबर है तो 5 चौके 20 किलो गेहूं मुझे जो है हर महीने मिलेगा। साथ में गेहूं ही नहीं बल्कि राइस भी मिलेगा, पर पर्सन प्रोवाइड कराया जाएगा पुअर, और अगले 3 महीने तक। दोस्तों ये कहने के लिए 3 महीने है लेकिन रियलिटी के अंदर ये 9 महीने फ्री में दिया गया है, 9 महीने तक फ्री में दिया गया। ठीक है, और हमारे दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने तो अभी तक फ्री में दिए जा रहे हैं वो। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट क्या है,
फ्री 1 kg पल्सेस फॉर ईच हाउस होल्ड एवरी 3 मंथ्स, प्रोविजनल फॉर पुअर टू नेक्स्ट 3 मंथ, मतलब अगले 3 महीने तक 1 किलो जो दालें हैं वो पर व्यक्ति के हिसाब से क्या दी रहेंगी, मुफ्त दी रहेंगी। ठीक है। 20 करोड़ वुमेन जन धन अकाउंट होल्डर, प्रोविजनली 500 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, यानी जब कोविड चल रहा था उसमें 3 महीने तक लगातार 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से जन धन योजना के अंदर उनके खाते में पैसे डाले गए। फिर है गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड टू 8 करोड़ पुअर फैमिलीज फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। गैस सिलेंडर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए गए थे अगले 3 महीने तक। ये सब हम पढ़ रहे हैं कोविड-19 में गवर्नमेंट ने क्या क्या रिलीफ यहाँ पर दिए थे, जिससे कि जो पॉवर्टी है उसको यहाँ पर दूर किया जा सके। फिर है इंक्रीज इन मनरेगा वेजेस ₹202 अ डे, 182 बेनिफिशियरी, 13.62 करोड़ फैमिलीज। मनरेगा प्रोग्राम के अंदर जो वेजेस पहले 182 मिलती थी उसको बढ़ा के 202 रुपए पर डे के हिसाब से कर दिया गया, और इससे तकरीबन 13.62 करोड़ लोगों को क्या मिला, फायदा मिला। इसके बाद है एक्स ग्रेशिया पेमेंट। एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है एडिशनल पेमेंट। एक्स ग्रेशिया पेमेंट ₹1000 टू 3 करोड़ पुअर सीनियर सिटीजन, पुअर विडो एंड पुअर दिव्यांग। यहाँ पर जो जितने भी दिव्यांग होते हैं जिनके जैसे हाथ पैर टूटे होते हैं और उनको सर्टिफाई कर दिया जाता है, मतलब सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ रियलिटी के अंदर ये चीजें हैं, डॉक्टर से सर्टिफिकेट मिलता है, तो उन लोगों को 1000 रुपए दिए गए, 1000 से लेकर 3 करोड़ रुपए दिए गए, जिससे कि उनको कुछ फायदा मिल पाया। जो विडो वगैरह होती है, जो विधवाएं वगैरह होती है, उनको ये सारी चीजें दी गई। फ्रंट लोडेड ₹2000 पेड टू फार्मर्स अंडर एग्जिस्टेंस पीएम किसान। पीएम किसान के तहत फार्मर्स को 2000 रुपए जो है वो दिए गए, ताकि वो अपने पास कोई भी मान के चलो मैन्योर खरीदना चाहते हैं या इंसेक्टिसाइड्स खरीदना चाहते हैं, बीज खरीदना चाहते हैं, HYV सीड्स खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, किसानों के 2-2000 रुपए उनके खाते के अंदर डाले। इसके बाद है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड अलॉटेड टू स्टेट टू बी यूज्ड प्रोवाइडेड रिलीफ टू वर्कर्स। अब क्या होता है, हर स्टेट के अंदर क्या होता है, एक फंड होता है। वो फंड बेसिकली होता है वर्कर्स के वेलफेयर के लिए। जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं ना, बंधुआ मजदूर टाइप के, जो दिहाड़ी वर्कर्स होते हैं, ये उनके लिए रखा गया था। तो ये फंड जो है, इस फंड के तहत लोगों को यहाँ पर क्या दिया गया था, पैसा दिया गया था। ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको पैसा प्रोवाइड करना। इसके बाद है 24% मंथली 24% मंथली वेजेस टू बी क्रेडिटेड टू द पीएफ अकाउंट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ फॉर वेज अर्नर बिलो 15,000 रुपए पर मंथ इन अ बिजनेस हैविंग लेस देन 100 वर्कर्स। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ये कि वो इंसान जिसकी सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ से कम है, उसके पीएफ अकाउंट के अंदर 24% से पीएफ के रेट को यहाँ पर बढ़ा दिया। पीएफ इट्स जस्ट लाइक अ गुल्लक, जहां पर एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है और एम्प्लॉय भी डालता है, और ये पूरा पैसा एम्प्लॉय को मिल जाता है। ठीक है। तो जो एक लिमिट थी, उसको लिमिट को बढ़ा के 24% यहाँ पर कर दिया गया था अगले 3 महीने के लिए। और यहाँ पर बिजनेसेस जिनके यहाँ पर 100 लोगों से कम काम कर रहे थे, उनको भी यहाँ पर सरकार के द्वारा बेनिफिट प्रोवाइड कराए गए थे, क्योंकि एमएसएमई और छोटे व्यापारियों के अंदर कवर हो रहे थे। ठीक है। 5 करोड़ वर्कर्स रजिस्टर्ड अंडर द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ जिसको बोलते हैं, वर गिवन नॉन रिफंडेबल एडवांस 75% ऑफ द अमाउंट 3 मंथ्स फॉर द विच एवर इज लोअर फ्रॉम देयर अकाउंट। कहा गया कि 5 करोड़ जो रजिस्टर्ड वर्कर है उनको ईपीएफ अकाउंट के थ्रू, यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के थ्रू, यहाँ पर नॉन रिफंडेबल एडवांस दिया गया कि आप एडवांस ले लो, रिफंड देने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना पहले काम चलाओ, क्योंकि इस टाइम पता है सबके पास दिक्कतें चल रही, तो आप अपना काम चलाओ। ऐसी सहायता सरकार द्वारा किसको दी गई थी, उन सभी वर्कर्स को दी गई थी जो कि रजिस्टर्ड थे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के अंदर। ठीक है। इसके बाद है लिमिट ऑफ कोलेट्रल फ्री लैंडिंग टू बी इंक्रीज ₹10 लाख टू 20 लाख वुमेन सेल्फ हाउसिंग ग्रुप, यानी कि जो वुमेन सेल्फ हाउसिंग ग्रुप्स बनाए गए थे उनमें जो लिमिट है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई थी कोलेटरल सिक्योरिटी की। तो इससे क्या हुआ कि जो लोन लेना था वो पहले से ज्यादा आसान हो गया। ठीक है। तो कुल मिला के देखो, आपको बस सुनना है कहानी की तरह। ठीक है। दिमाग में इमेज बना लो, हाँ गवर्नमेंट ने यही चीजें की थी, याद करने की कोई जरूरत नहीं आपको। ठीक है। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट माइनरल फंड, District Mineral Fund DMF to be used for supplementing and augmenting facility of medical testing, screening etc. मेडिकल टेस्टिंग किट को बढ़ाने के लिए, वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स के थ्रू उस पैसे का यूज किया गया इन सब चीज़ों के लिए, जिससे कि जो टेस्टिंग वगैरह हो रही थी ना कोविड-19 वगैरह की, उन टेस्टिंग किट्स को खरीदा जा सके, या जो खर्चा पानी उस पर किया जा रहा है वो खर्चा यहाँ से किया जा सके। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो वैसे मैंने आपको 4 टॉपिक टिक करे थे, बट मैंने कुछ ज्यादा डीप में समझा दी, इस वजह से थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। तो आज की क्लास के लिए हम यही 2 टॉपिक रखते हैं। आज ना
हमने वैसे टारगेट तो लिया था 4 का, बट कोई बात नहीं, देखो चीज़ें कभी कभी होती है ना कि ज़्यादा डिटेल में खिंच जाती हैं। तो आज हमने अपने पास जेंडर इशू को लिया, इसमें गर्ल्स और मेंस को लेकर हमने बातें की कि किस तरह से जेंडर इक्वालिटी, जेंडर बाइसनेस पाया जाता है, इसको किस तरह से सरकार ने अपने लेवल पे दूर करने की कोशिश की। और हमने पॉवर्टी को लेकर बात की कि पॉवर्टी एस्टिमेट्स को लेकर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, हमने प्रमोशन इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ा था क्या? नहीं, ये नहीं पढ़ा। ये 2 टॉपिक हमारे पास हो गए, ठीक है। तो आज की क्लास का टारगेट पूरा नहीं हो पाया, बट एटलीस्ट हमने 2 टॉपिक अपने पास यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक वाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, थोड़ा बहुत लोगों को शेयर भी कर दिया करो, ताकि थोड़ी रीच हमारी बढ़ जाए, हमें भी अच्छा लगे कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या पहुँच पा रहे हैं, बेनिफिट पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट। लेकिन एक मिनट दोस्तों, साथ के साथ हमारा ना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और वैसे भी आप टाइप करोगे ना इकोनॉमिक्स ईजी तो हमारा चैनल भी आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।